सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। ज्ञानवापी प्रकरण में कार्बन डेटिंग पर सुनवाई 29 सितंबर को। सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के जांच की गई मांग। शारदीय नवरात्र में पूजा पंडाल में स्थापित किए जाने वाले दुर्गा प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार। अग्निशमन विभाग और वाराणसी होटलियर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया अग्नि सुरक्षा संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम। और 2 दिवसीय जनपदीय कुश्ती प्रतियोगिता सनातन धर्म इंटर कॉलेज में शुरू। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग को लेकर कोर्ट में रखी गई मांग के बाद इस पर सुनवाई की तिथि 29 सितंबर तय की गई है। कार्बन डेटिंग के लिए वकील ने अपना पक्ष रखा तो इसकी सुनवाई के लिए भी तिथि तय की गई। अदालत में गुरुवार की सुनवाई खत्म हो गई है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में जिला जज वाराणसी A.K. विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। मुस्लिम पक्ष 8 हफ्ते बाद सुनवाई की मांग पर अड़ा। कोर्ट ने अगली तारीख 29 सितंबर नियत की। सुनवाई से पहले ज्ञानवापी मामले में वादी महिलाएं अपने अधिवक्ताओं के साथ जिला जज कोर्ट पहुंची। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में जिला जज की अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग खारिज होने के बाद पहली बार सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई पर दोनों पक्ष की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि तय की थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 1991 का उपासना अधिनियम हमारे पक्ष में है, क्योंकि हमारा कहना है कि 15 अगस्त 1947 को इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था और मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में यह आवेदन अस्वीकार होता है तो धार्मिक स्वरूप को तय करने की कवायद और आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यदि फैसला हमारे पक्ष में आता है तो हम ASI सर्वे और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक फव्वारा है। हम कहते हैं कि यह शिवलिंग है। एक स्वतंत्र निकाय को इसकी जांच और पता लगाना है। हम कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल किए हैं। जो हमने कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन लगाई थी, माननीय न्यायालय ने उस पर नोटिस जारी किया है, मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है और उसके ऑर्डर्स के लिए, उस पर अपना डिसीजन के लिए, सुनवाई के लिए 29 तारीख लगाई गई है। पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्लिम पक्ष ने 8 हफ्ते का समय मांगा था वो कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के ऑर्डर में ट्रायल को स्टे नहीं किया है, तो हम इस मैटर में आगे प्रोसीड करेंगे। तीसरी बात, जो इस केस में पक्षकार बनने की दरखास्त आई थी, कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए थे, हमने ऑब्जेक्शंस दाखिल कर दिए हैं और 29 तारीख उस सारी एप्लीकेशंस के निस्तारण के लिए लगाए। 8 हफ्ते का जो समय मांगा बताया, मैंने आपको यही बात बताई। अगर आप मेरी बात सुन लेंगे कि 8 हफ्ते के समय को कोर्ट ने नहीं माना है और कहा कि 20 मई के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, कार्बन डेटिंग की जो बात चल रही है उस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है और 29 तारीख को उसकी सुनवाई होगी। 29 को क्या, किस बात पे सुनवाई? कार्बन डेटिंग इसमें हो कि ना हो, कोर्ट का क्या आदेश रहेगा, उस पर 29 तारीख को सुनवाई। कमीशन की कार्रवाई की फिर से मांग जो वो अभी नहीं, मैंने आपको 3 मुद्दे रखे हैं। इन तीनों मुद्दों पे ही कोर्ट की कार्रवाई होगी। कार्बन डेटिंग पे, पार्टी बनने की दरखास्त पे और ट्रायल आगे बढ़ने। आज न्यायालय में विपक्षी द्वारा जो जजमेंट दिया गया तो खारिज करते हुए उन्होंने हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के लिए एजेंट करने के लिए आदेश था। उस आदेश को विपक्षी द्वारा ही पढ़ा गया, माननीय न्यायालय द्वारा हम लोग विरोध किए, वादी द्वारा विरोध किया गया, खारिज कर दिया गया। विपक्षी द्वारा जो है जवाबदेही दाखिल की गई अंजुमन इंतजामिया की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से समय मांगा गया और वादी द्वारा कार्बन डेटिंग की जाँच के लिए प्रार्थना पत्र दी गई, जिस पर आप पत्रावली पर प्रार्थना पर रख लिया गया। 29 तारीख को आपत्ति के लिए आहूत कर लिया गया, विपक्षी को आपत्ति के लिए। और 110 के प्रार्थना पत्र जो वादी बनना चाहते 16 लोग, मात्र अदालत में 9 लोग ही उपस्थित थे, बाकी लोग अनुपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मुझे कापी चाहिए और कोई हम देना चाहते हैं। हम 16 लोगों पर मेरी आपत्ति है और मैंने सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग दाखिल कर दिया गया, जिसपे है स्पष्ट है कि बिना वादी के सहमति अनुमति के कोई वादी नहीं बन सकता है। सर्वे को लेकर क्या हुआ? सर्वे को लेकर आपको कार्बन डेटिंग की जो मांग की गई है, जिसको जांच करने के लिए, उस पर आज जो है 29 तारीख को न्यायालय द्वारा डेट निर्धारित कर दिया गया आपत्ति के लिए। सुनवाई में ये थी कि माननीय जिला जज के यहाँ मुस्लिम समाज ने जो 8 सप्ताह का समय मांगा था, जिला जज ने उनको खारिज कर दिया। दूसरा बिंदु ये था कि आज 110 के अंतर्गत जो है 16 व्यक्ति जो अपना ये कहते थे कि मैं पक्षकार बनना चाहता हूँ, जिला जज ने ये कहा कि इसमें जो भी अधिवक्ता हो या ओसम हो उनको मान लिया जाएगा। मात्र 8 लोग उपस्थित थे, उनका नामांकन हो गया। तीसरा बिंदु है कि माननीय विष्णु शंकर जैन जी कार्बन डेटिंग की मांग के रखे, जो शिवलिंग उपस्थित हुआ है उनके लिए माननीय न्यायालय जो है उसको मान लिया और ये कहे
कि 29 तारीख सितंबर तक मुस्लिम समाज आपत्ति दाखिल करे। बस इसी बात की जाए कार्बन का डेटिंग क्या, उस पर क्या हुआ है? उस कार्बन डेटिंग से वाली शिवलिंग जो मिला है, बार बार वो फुहारा कहते हैं, इस पर जो है इसका निस्तारण करने के लिए जो है एक फुहारा है या शिवलिंग है, इस पर इसके लिए टेस्ट करने की अनुमति हो सकता है 29 तारीख को। सर्वे के लिए बस और गुरुवार को अंधरापुर स्थित एक होटल में उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग और वाराणसी होटलियर्स एसोसिएशन द्वारा अग्नि सुरक्षा संबंधित ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में सीएफओ अनिमेश सिंह मुख्य अतिथि रहे तथा हेड कांस्टेबल चंद्रमा कुशवाहा, ड्राइवर मिथिलेश यादव, कांस्टेबल सिद्धार्थ शंकर राय एवं अवधेश यादव साथ रहे। इस दौरान अनिमेश सिंह ने बनारस के सभी होटलियर्स को अग्नि सुरक्षा उपकरणों और उनका इस्तेमाल करना सिखाया। अनिमेश सिंह ने ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए हुए सभी होटलों के प्रतिनिधियों को आग लगने की दशा में प्रथम दृष्टया क्या कदम उठाया जाए और कैसे आग पर काबू पाया जाए इसके उपाय बताए, जिससे कि किसी भी होटल में आग लगने की स्थिति में किसी भी तरह के जान माल की हानि न हो और आने वाले समय में किसी भी तरह की होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने सभी होटलों से आग्रह किया कि जिस प्रकार एरोप्लेन में एयर होस्टेस फ्लाइट से पहले सभी यात्रियों को प्रशिक्षण देते हैं कि आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार अपने जान की रक्षा करनी है, उसी प्रकार सभी होटल अपने यहां आने वाले सभी आगंतुकों को होटल में चेकिंग करते समय अपने होटल के इमरजेंसी एग्जिट और फायर सेफ्टी उपकरणों के बारे में अवगत कराएं, क्योंकि होटल में ठहरने वाले आगंतुक होटल के स्ट्रक्चर से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं और किसी भी तरह की आपातकाल की स्थिति में घबरा जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते, जिससे कि उनके दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी बताया गया किस प्रकार होटलों के मालिक एनओसी लेते वक्त सभी मानदंडों का पालन करते हैं, पर एनओसी मिलने के बाद वह अपने होटलों में कुछ न कुछ बदलाव करते हैं जो कि आपातकालीन स्थिति में होटल में ठहरने वाले सभी लोगों के लिए जानलेवा साबित होता है। इसके लिए उन्होंने हाल ही में घटित हुई लखनऊ की घटना का भी उदाहरण दिया। उन्होंने सभी को यह भी बताया कि किस प्रकार आग लगने की दिशा में सभी की जान बचाई जा सकती है और क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कि किसी की भी जान ना जाए। इसके पश्चात अग्निशमन सुरक्षा बलों ने दमकल और अन्य अग्नि सुरक्षा यंत्रों के माध्यम से सभी प्रतिनिधियों को आग से बचने की प्रैक्टिकल कला सिखाई और बताया कि आपातकालीन स्थिति में कैसे इन यंत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेवाना होटल कांड में जो बहुमूल्य जीवन का लॉस हुआ था, उससे सबक लेते हुए हमने यहाँ पर अभी एक गोष्ठी कार्यशाला टाइप की आयोजित की है, जिसमें होटलों में क्या क्या फायर सेफ्टी होना चाहिए, फायर सेफ्टी नॉर्म्स क्या क्या हैं, कैसे हम आग लगने में कैसे आग को बुझा सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फायर लगे ही ना, और कैसे लोगों को जो वो उस होटल में रह रहे हैं कैसे उनको बचाया जाए, और इसके अलावा कि क्या क्या और सावधानियां हमको बरतनी चाहिए जब भी हम अपने किसी होटल या ऐसे प्रतिष्ठान को खड़ा करते हैं और वहाँ पर रोज़मर्रा के जो आने वाले जो खतरे होते हैं या जो इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है उसको कैसे डील करना है। अगर आग लगा तो वो तो कहीं ना कहीं लापरवाही से लगा, लेकिन उस लापरवाही के दौरान पहले कैसे भागें वहाँ से, कैसे निकलें, एग्जिट करें। तो एग्जिट करने के लिए ये भी बताया गया, यदि होटल में क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप बड़े स्टार होटल्स की बात करेंगे तो पूरा पैक रहता है, बिकॉज जब सेंट्रली एयर कंडीशन में कहीं से खुला नहीं रहता, तो शीशे को कैसे तोड़ना है या शीशे को किस तरीके से तोड़ना है कि तुरंत हम बाहर निकल जाएं, या सीढ़ी का प्रयोग कैसे करें। और बहुत अच्छी बात बोली जो कि लोगों को नहीं मालूम था कि जैसे कि फ़्लाइट में यदि कोई जर्नी करता है तो एयर होस्टेस बताती है कि कैसे आपको दुर्घटना की स्थिति में बाहर निकलना है, कैसे आपको उसने बताया था कि कैसे भी घुटने के बल चलें कि तुरंत एग्जिट हो जाए और उस जो बड़ी दुर्घटना है उससे बचा जा सके। लखनऊ न्यायालय में मुख्तार को हुई सजा के बाद पूर्व विधायक अजय राय को भी अपने भाई की हत्या में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। सन 1991 में पूर्व विधायक अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की उनके आवास पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी सहित आधा दर्जन लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराए थे। तभी से अजय राय अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कृत संकल्पित नजर आते हुए लगातार न्यायालय की तरफ आस लगाए बैठे हुए हैं। इस मामले में बुधवार को मुख्य गवाह विजय पांडे के जिरह के बाद अब उन्हें भी न्याय की उम्मीद जगी है। जब मेरी 20-21 साल की उम्र थी तब से हम लोग लड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं 20-21 साल की उम्र से हटा नहीं, 1 इंच भी नहीं हटा, चाहे कोई सरकार आई, चाहे जिसमें मुख्तार का जलवा भी चल रहा था, उस समय भी 2007 में मेरी गवाही हुई है। मैं एक इंच पीछे नहीं हटा हूँ और लगातार हम लोग 32 साल से लड़ रहे हैं। कल जाकर हम लोग एक संतोषजनक स्थान पर पहुँचे हैं कि जहाँ मेरी और मेरे जो साथ विजय पांडे जी जो हमारे भाई तुल्य हैं, बड़े भाई तुल्य, उनकी गवाही और जीरा पूरी हुई। अब सरकारी व्यवस्था के तहत आगे चलेगी। उम्मीद हम लोग ये रखे हुए हैं कि इनको निश्चित तौर से
पूरी तरीके से कठोरतम सज़ा मिलेगी, जो पूरी तरीके से एक मिसाल के तौर पर पूरे देश के अंदर और न्यायपालिका के लिए ये एक मजबूत कड़ी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत नमामि गंगे ने राजेंद्र प्रसाद घाट से गोदोलिया तक जल संरक्षण और स्वच्छता के लिए सभी को जागरूक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत नमामि गंगे ने राजेंद्र प्रसाद घाट से गोदोलिया तक जल संरक्षण और स्वच्छता के लिए सभी को जागरूक किया। इस दौरान गंदगी मुक्त गंगा जल का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर सदस्यों ने स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा, जल है तो कल है, गंदगी है तो बीमारी है, सफाई है तो स्वास्थ्य है, बंद करो पॉलिथीन, काशी को बनाओ सुंदर और क्लीन, भारत माता की जैसे गगनभेदी नारे लगाए। नमामि गंगे के सदस्यों ने हाथ में कपड़े का झोला लेकर पॉलिथीन मुक्त काशी व गंगा घाट के लिए भी अपील किया। पदयात्रा के पूर्व सदस्यों ने आरपी घाट के गंगा किनारे पर फैली गंदगी को साफ किया। स्वच्छता के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु लोगों को संकल्प दिलाया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि जनमानस को जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बहुउपयोगी गंगा जल के संरक्षण हेतु हम सभी को भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहरीले केमिकल युक्त पॉलिथीन ने हमारी माता की तरह हितकारिणी नदियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजिका सारिका गुप्ता, पूजा मौर्य, राजकुमारी सिंह, विशाल शर्मा, संजय गुप्ता, सुनील निषाद व बड़ी संख्या में नागरिक गण उपस्थित थे। लोगों को गंगा में गंदगी न करने का आह्वान किया है, अपील की है, लोगों से आग्रह किया है कि हमें गंगा किनारे की स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और यह नितांत आवश्यक है। गंगा में पॉलिथीन ना जाए, हमारी काशी पॉलिथीन से मुक्त हो, यह कपड़े के झोले लेकर और देकर हमने सबको बताया है कि हमें पॉलिथीन मुक्त गंगा घाट के लिए सबसे आग्रह करना है, पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। गंगा का जल हमारे लिए पवित्र है, यह वह जल है जो हमारे बहुउपयोगी कार्यों में आता है। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस वाराणसी द्वारा आजाद पार्क में शोक सभा व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बुधवार को आजाद पार्क लौराबी चौराहा वाराणसी पर हास्य जगत में अपना लोहा मनवा चुके कायस्थ समाज के प्रेरणा स्रोत हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर एक शोक सभा व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस वाराणसी के जिलाध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव एवं महानगर अध्यक्ष की सामूहिक अध्यक्षता में किया गया, जिसमें स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। शोक व्यक्त करने वालों में जिलाध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, पंकज, नगर महामंत्री हिमांशु श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार गौड़, उपाध्यक्ष रवि श्रीवास्तव, हर्षित श्रीवास्तव, पूजा, प्रियंका, पिंकी आदि उपस्थित थी। लोग राजू श्रीवास्तव जी का लौराबी चौराहा पर आजाद पार्क के नीचे उनको शांति और आत्मा शांति के लिए अपने को कॉमेडी किंग के मशहूर बादशाह, हास्य कवि के लोहा मनाने वाले दुनिया में राजू श्रीवास्तव आज हम लोग के बीच नहीं रहे। उनको भगवान आत्मा शांति ओम दे और वह हम पुनः जो ये क्षति राजू श्रीवास्तव का हम लोग नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने दुनिया के लिए और अपने समाज के लिए किए हैं, उनको आत्मा शांति प्राप्त हो। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, B.Ped, Bachelor of Library Science, B.A, Mass Comm and M.A, M.Com and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है।
प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन, बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्गा पूजा के नजदीक आते ही मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। कलाकार पिछले 6 महीने से ही मूर्तियों को बनाने में जुट जाते हैं। मूर्तियों को बनाने में 30 प्रकार के मटेरियल लगते हैं। हम बात कर रहे हैं देवनाथपुरा बंगाली टोला स्थित विश्वनाथ मूर्ति कला भवन की, जहां पर मूर्तियों को बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 वर्ष कोरोना होने के कारण एहतियात के तौर पर मूर्तियों को कई स्थानों पर बैठाने के लिए रोक लगा दिया गया था। मूर्तिकार विश्वनाथ चंद्र डे ने बताया कि मूर्ति बनाने का कार्य 5 पीढ़ियों से यहाँ होता चला आ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि आज मूर्तियों में लगने वाला हर एक सामान दुगने रेट का हो गया है। पहले जो सामान 1000-1500 में मिल जाता था, आज वही सामान 2000 से लेकर 3000 में मिलता है और लगभग मूर्तियों में लगने वाला हर एक सामान को खरीद कर लाया जाता है। अगर मजदूर लाकर मूर्तियां बनवाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा और काफ़ी मजदूरी लग जाएगा। मूर्तियों में लगने वाला सारा सामान कोलकाता से मंगाया जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ हम लोगों का कच्चा धंधा होता है। सरकार की तरफ से कब कौन सा गाइडलाइन आ जाए, जिसको लेकर हम लोग सशंकित रहते हैं। कोविड-19 पिछले साल हम लोग बहुत ही छोटी मूर्तियाँ बनाए थे। इस बार बड़ी मूर्तियों को बनाने का हम लोगों का विचार है, परंतु अभी भी हम लोग काफ़ी सशंकित हैं। इस बार हम लोग बड़ी मूर्तियाँ बना रहे हैं तथा अब धीरे धीरे ऑर्डर भी मिलने लगा है, परंतु पहले की तरह ऑर्डर अभी भी नहीं मिल रहा है। अभी कई बड़ी मूर्तियों का ऑर्डर मिला है जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा सभी मूर्तियां छोटी साइज की हैं। महंगाई का असर साफ तौर पर मूर्तियों पर देखा जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि शासन और जिला प्रशासन के लोग तो आते हैं, पूछताछ भी करते हैं, परंतु किसी प्रकार का मदद नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोगों के सामने दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं प्रशासन नए मूर्तियों को बैठाने का आदेश नहीं दे रहा है। अगर शासन और जिला प्रशासन लोगों को नया मूर्तियां बैठाने का छूट दे दे तो हम लोग के सामने कोई समस्या ही उत्पन्न न हो। उन्होंने मांग किया था कि इसमें शासन और जिला प्रशासन को हम लोगों की मदद करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन धंधा खराब होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दिया गया है, जबकि हम सभी मूर्तिकारों द्वारा किसी भी केमिकल युक्त रंगों का या मूर्ति में किसी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता जिससे गंगा मैली हो। जबकि कोलकाता में मूर्तियों को गंगा में विसर्जित किया जाता है। उसके लिए प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस प्रकार कोलकाता में मूर्ति विसर्जन गंगा में हो रहा है उसी प्रकार काशी में भी होना चाहिए। और ये इको फ्रेंडली कलर होता है। मेरे यहाँ जो है, मेरे उसी जगह ही मूर्ति जाता है जहाँ पूजा का परमिशन प्रशासन द्वारा मिलता है, उसी जगह पे ही पूजा होता है माँ का। और इस बार हमारे यहाँ हर तरह से मूर्ति तैयार होता है, शुरू से होता चला आ रहा है और मैं नया परंपरा के अनुसार मूर्ति तैयार करता हूँ। इस बार चूँकि जो है 2 साल कोरोना में काफ़ी कठिनाई भरा ज़िंदगी गुजरा है, पूजा नहीं के बराबर हुआ है, जो भी हुआ है छोटा पूजा हुआ है। तो इस बार जो है पूजा में उत्साह है, लेकिन महंगाई को देखते हुए क्लब वालों में वो मद में पैसा नहीं है। मूर्ति के मामले में उनके पास जो है पैसा नहीं के बराबर है। और मद में संस्था के पास पैसा है, पंडाल हो, बिजली हो,
लेकिन ये दुर्गा जी की मूर्ति देखने श्रद्धालु लोग जाते हैं, पंडाल और बिजली देखने नहीं जाते। उद्देश्य उनका दुर्गा जी देखना उस हिसाब से, लेकिन उस मद में दुर्गा जी का पैसा नहीं के बराबर है और सामानों का दाम वृद्धि लगातार होता चला जा रहा है। कारीगर महंगाई होने लगा, सब चीज़ महंगा हो गया है और इस बार बरसात के मौसम में जो है काम करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दादा आपके यहाँ इस समय कौन सी मूर्ति ज़्यादा? मेरे यहाँ इस बार जो है बंगला शैली की भी मूर्ति है, माँ शेरावाली की भी मूर्ति है, उसके बाद जो आधुनिक बंगला शैली की मूर्ति है, थीम के ऊपर मूर्ति है। आप थीम के ऊपर मूर्ति बना हुआ है, थीम के ऊपर मूर्ति बना हुआ है। ये सब आकर्षण का केंद्र होगा, जो इको फ्रेंडली होगा, जो मिट्टी पानी में रंग जो है पानी में घुल जाए, उसी का ही हमारे यहाँ प्रयोग होता है। गंगा में उफान चौथे दिन भी जारी रहा। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जल स्तर बढ़ रहा है। गुरुवार की सुबह 8 बजे तक गंगा का जल स्तर 66.46 मीटर पर पहुंच गया, जो खतरे के बिंदु से लगभग 4 मीटर नीचे है। गंगा में पानी बढ़ने से तटवर्ती इलाके के लोग सशंकित हैं। घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। 80 घाट पर गंगा आरती का स्थल बदलना पड़ा। गंगा का जलस्तर पिछले 4 दिनों से बढ़ रहा है। पर्वतीय इलाकों में बारिश की वजह से पानी बढ़ रहा है। शुरुआत में यह अंदेशा जताया जा रहा था कि जलस्तर जल्द स्थिर हो जाएगा अथवा पानी घटने लगेगा, लेकिन 4 दिनों से जलस्तर लगातार बढ़ाव पर है। पिछले पखवाड़े में गंगा बाढ़ झेल चुके तटवर्ती इलाके के लोग दोबारा जलस्तर बढ़ने से सशंकित हैं। बाढ़ के चलते लोगों को तमाम तरह की दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बनने और मानसून द्रोणी के उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से गुजरने की वजह से अगले 2-3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अलर्ट जारी किया है। तेज हवा व गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन बाढ़ अथवा भारी बारिश के अब आसार नहीं है। विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म होने लगी है। विधानसभा चुनाव के बाद अब एक बार फिर सियासत गर्म होने लगी है, क्योंकि निकाय चुनाव जल्दी कराने की कवायद की जा रही है। वहीं पर बात की जाए तो सपा, बसपा, कांग्रेस, आप और भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस चुनाव में, क्योंकि सभी की नज़र लोकसभा चुनाव के पहले इस निकाय चुनाव को लेकर है, क्योंकि इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल इलाकों में पहुंच बढ़ाने के लिए अभी से जुट गए हैं। इस बार के नगर निकाय चुनाव में किस राजनीतिक दल का दबदबा होगा, आइए देखते हैं भाजपा के युवा नेता इंजीनियर अंकित मिश्रा इस पर क्या कहते हैं। आम वासियों को आज तक नहीं पता कि सरकार उनके लिए क्या क्या योजनाएं लेके आई है। मैं शिक्षित हूँ, मैं सबको बताऊंगा कि सरकार क्या क्या व्यवस्था दे रही है, क्या क्या लाभ देगी। सबसे पहला हमारा एक स्लोगन है जो हमारा लिखा हुआ है कि वार्ड वही विकसित करेगा जिसका पार्षद शिक्षित होगा, और हमारा ये स्लोगन बहुत पहले से चला आ रहा है। आशापुर आंगनवाड़ी है, उसमें गरीब बच्चे जितने भी थे उनके पास कापी और पेन नहीं था, उसमें हमने कापी और पेन बांटना भी स्टार्ट किया। बुधवार को नई सड़क स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय जनपदीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर सह जिला विद्यालय निरीक्षक जयराम सिंह की उपस्थिति उत्साहवर्धक रही। इस प्रतियोगिता के प्रथम दिन जनपद के 10 जोन के खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए जनपद के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और शिक्षिकाओं की उपस्थिति विद्यालय परिवार के लिए अत्यंत सम्मान एवं हर्ष का रहा। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर हरेंद्र राय द्वारा किया गया। इसी क्रम में वाराणसी के प्रमुख अखाड़ों के ख्याति प्राप्त पहलवानों का सम्मान माल्यार्पण एवं साफा बांधकर किया गया। प्रतियोगिता के प्रथम दिन के कुश्ती मुकाबले में विजेता पहलवानों के वरिष्ठ वर्ग बालिका में 50 किलोग्राम में माला यादव भेलूपुर जोन, 53 किलोग्राम में चोलापुर जोन की गुड़िया यादव, 55 किलोग्राम में भेलूपुर जोन की अंशु यादव, 57 किलोग्राम में शिवपुर जोन की खुशी यादव, 59 किलोग्राम में वसुंधरा यादव प्रथम रहीं। कनिष्क वर्ग बालक वर्ग के विजेताओं में 35 किलोग्राम में सूरज कुमार प्रथम रहे। कुश्ती प्रतियोगिता सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, बालक बालिका की आज यहाँ संपन्न हो रही है। वाराणसी जनपद को 10 जोन में विभाजित किया गया है। 10 जोन के हर वेट के 500 से ऊपर के पहलवान यहाँ आए हुए हैं संख्या में। इन सब का आज और कल 2 दिन में इनकी फाइनल कुश्ती हो जाएगी। यहाँ जो चयनित होंगे अपने वेट में, ये 27 तारीख को इसी विद्यालय, इसी कैंपस में मंडलीय प्रतियोगिता होगी और मंडल में जो चयनित होंगे वो प्रदेश प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज उसी जनपद स्तर का चयन है।
ये वाराणसी जनपद के जितने विद्यालय हैं लगभग 350, उन्हें 10 जोन में बांटा गया है। जैसे भेलूपुर जोन है, बछाव जोन है, काशी जोन है, यूपी कॉलेज जोन है, पिंडरा जोन है, सेवापुरी जोन है। इस तरह के 10 जोन हैं। हर जोन से अपने अपने विद्यालय में सेलेक्ट हुए, फिर जोन में सेलेक्ट हुए, जोन में जो सेलेक्ट हुआ वो यहाँ जनपद खेलने आया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।